हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, हम कोशिका विभाजन वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। ये कोशिका विभाजन की अंतिम क्लास है। उसके बाद में आपका कोशिका विभाजन वाला चैप्टर समाप्त हो जाएगा। इससे पहले 7-8 क्लास हो चुकी है। अगर आपने पिछली 8 क्लासें नहीं देखी है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, कोशिका विभाजन के नाम से जा करके देख लेना मेरे भाई। देखो, मैं आपको कोशिका विभाजन की बेसिक जानकारी दे करके आ चुका हूँ। कोशिका चक्र मैंने आपको पढ़ाया है, समसूत्री विभाजन मैंने आपको पढ़ाया है, अर्धसूत्री विभाजन भी लगभग कंप्लीट है। आज ये अर्धसूत्री विभाजन की लास्ट क्लास है भैया। आज के बाद में चैप्टर पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चलो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। देखो, वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखना। चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। देखो मेरे भाई, अर्धसूत्री जो विभाजन है, अगर आपने इसकी पिछली 3 क्लासें नहीं देखी है तो पहले जाकर के वो 3 क्लासें देख लेना, क्योंकि आज की क्लास जो है वो पिछली क्लासों पर आधारित है। अगर आपने हमारी पिछली 3 क्लासें देखी है अर्धसूत्री विभाजन की तो आपको ये क्लास समझ में आएगी, नहीं तो मैं स्पष्ट रूप से पहले ही बता देता हूँ, आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाली है। फिर मुझे आप गाली दोगे, जिससे बेहतर है कि पिछली 3 क्लासें जाकर के देख लो। चलिए शुरुआत करते हैं। हम पढ़ रहे हैं अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, ठीक है, यानी कि मियोसिस सेल डिवीजन। अब किस तरीके से यह अर्धसूत्री विभाजन होता है तो सबसे पहले हम ग्राफ की सहायता से आपको बता देते हैं। उसके बाद में फिर आज की क्लास की शुरुआत करेंगे। लगातार 3 दिन से, 3 नहीं है, चौथा दिन है। चौथे दिन में मैं आपको ये प्रोसेस हर रोज बताता हूँ। क्यों बताता हूँ? ताकि ये प्रोसेस आपको याद हो जाए। अगर ये प्रोसेस याद हो गई तो लगभग 50% काम वैसे ही आपको हो जाएगा। बचा 50%, तो अगर आप 1-2 बार क्लास देखोगे तो आपको वैसे ही ये चीजें याद हो जाएगी। देखिए भैया, ये है मात्र कोशिका। किस तरीके से अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है वो देख लीजिए। ये क्या है? मात्र कोशिका है। अब मान लीजिए इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 46 है। तो आप सभी को पता है अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है। इसमें जो बनने वाली जो नई कोशिका होती है, जिसे आप संतति या पुत्री कोशिका कहते हो, इसमें जो गुणसूत्रों की संख्या है वो मात्र कोशिका से आधी होती है। वो क्या है? वो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन है। तो मान लीजिए मात्र कोशिका में 46 गुणसूत्र है, तो बनने वाली जो नई कोशिका होगी, संतति कोशिका जिसे आप पुत्री कोशिका कहते हैं, उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में तो आधी हो जाएगी भैया। तो 46 की आधी कितनी होगी? 23। ठीक है, ये आपका अर्धसूत्री कोशिका विभाजन है। जब भी कोई कोशिका विभाजित होती है तो उससे पहले वो इंटरफेज में जाती है, यानी कि तैयारी प्रावस्था में जाती है। तो सबसे पहले इसकी वृद्धि हुई। वृद्धि प्रावस्था कह दीजिए, तैयारी प्रावस्था कह दीजिए, या इंटरफेज कह दीजिए, बात एक ही है। तो यह आ जाता है आपका इंटरफेज। पहले पढ़ा करके आ चुका हूं कोशिका चक्कर में। पिछली क्लास नहीं देखी है तो जाकर के देख लीजिए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। इंटरफेज यानी कि अंतरावस्था। और इसमें हम G1 के बारे में, S के बारे में और G2 के बारे में, इन 3 प्रावस्थाओं के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी 46 गुणसूत्र होते हैं। उसके बाद में स्टार्ट होता है विभाजन। तो पहली बार जो विभाजन होगा वो होगा मियोसिस फर्स्ट, यानी कि अर्धसूत्री प्रथम विभाजन। हिंदी में क्या होगा? अर्धसूत्री प्रथम विभाजन होगा, मियोसिस फर्स्ट, यानी कि हिंदी में लिख देता हूं मैं, अर्धसूत्री प्रथम विभाजन। इसमें मैं आपको हर बार बताता हूं, पहले केंद्रक द्रव का विभाजन होता है, और केंद्रक द्रव का जो विभाजन होता है उसे आप कैरियोकाइनेसिस कहते हो। कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट। जब कैरियोकाइनेसिस समाप्त हो जाएगा उसके बाद में होगा भैया साइटोकाइनेसिस फर्स्ट। ये चीजें याद रखना। सबसे पहले कोशिका में केंद्रक का विभाजन होगा, जिसे आप
कैरियोकाइनेसिस कहते हो, उसके बाद में कोशिका द्रव का विभाजन होगा, या फिर आप कह सकते हो कि केंद्रक द्रव का विभाजन होगा सबसे पहले, जिसे आप कैरियोकाइनेसिस कहते हो। उसके बाद में कोशिका द्रव का जो विभाजन होता है उसे आप साइटोकाइनेसिस कहते हो। ठीक है, हर बार बताता हूं मैं। साइटोकाइनेसिस के बारे में मैं आपको पहले ही बता करके आ चुका है। सबसे पहले कोशिका में जब भी विभाजन होगा तो केंद्रक का विभाजन होगा। मान लीजिए एक केंद्रक है तो 2 केंद्रक बन जाएंगे। उसके बाद में कोशिका द्रव का विभाजन हो जाएगा, तो उससे क्या होगा, एक कोशिका से 2 कोशिका बन जाएगी। यही पढ़ते हुए आ रहे हैं हम। ठीक है, लेकिन कैरियोकाइनेसिस की कुछ अवस्थाएं होती है, जैसे कि कैरियोकाइनेसिस जो फर्स्ट होता है इसकी 4 अवस्था होती है। अब वो 4 अवस्था कौन कौन सी है, तो पहली है प्रोफेज फर्स्ट, उसके बाद में है मेटाफेज फर्स्ट, ये मैं पहले पढ़ा करके आ चुका आपको। एनाफेज फर्स्ट और टीलोफेज फर्स्ट। यहां पर जो प्रोफेज फर्स्ट होता है इसकी भी 5 उपावस्था होती है भैया। अब वो 5 उपावस्था कौन कौन सी है वो भी देख लीजिए। तो वो है, पहली है भैया लेप्टोटीन, दूसरी है भैया जाइगोटीन, तीसरी है भैया पेकिटीन, चौथी है भैया डिप्लोटीन, और 5वीं है भैया डाइकाइनेसिस। तो सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट पढ़ेंगे। मियोसिस फर्स्ट में जो मैं आपको पढ़ा करके आ चुका हूँ, उसमें मैंने आपको 4 अवस्था पढ़ाई थी। प्रोफेज फर्स्ट, इस प्रोफेज फर्स्ट की मैंने 5 अवस्था पढ़ाई थी एक क्लास में, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। उसके बाद में सेकंड जो क्लास हुई थी, यानी कि जस्ट लास्ट वाली जो क्लास हुई थी, उसमें मैंने आपको मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट और साइटोकाइनेसिस फर्स्ट के बारे में पढ़ाया था। ये मियोसिस फर्स्ट है भैया। तो इसके तहत क्या होगा, 2 कोशिका बनेगी, लेकिन इसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। इतनी बात क्लियर है। फिर दोबारा ये इंटरफेज आएगा, लेकिन इस बार इसको नाम दिया जाता है इंटरकाइनेसिस। इस बार इसको क्या नाम दिया जाता है, इंटरकाइनेसिस। कोशिका थोड़ी छोटी बना देता हूं। इस बार इसको क्या नाम दिया जाता है, इंटरकाइनेसिस। इसमें भी सेम कोशिका विभाजन के लिए वृद्धि करती है, लेकिन याद रखना गुणसूत्र पहले से ही डबल होते हैं इस प्रावस्था में। तो एस प्रावस्था में डीएनए का जो प्रतिकृतियन होता है, कोशिका चक्कर पढ़ाया था वहां से बोल रहा हूं मैं ये लाइन। भाई G1 एस और G2 पढ़ते हैं, तो एस प्रावस्था में मैंने आपको बताया था इंटरफेज में कि भैया डीएनए का प्रतिकृतियन होता है, रेप्लिकेशन होता है। यहाँ पर इस इंटरकाइनेसिस में जो एस अवस्था होती है उसमें डीएनए का प्रतिकृतियन नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर डीएनए का प्रतिकृतियन हुआ है। ठीक है, यहाँ तर्क का जरूर डबल होता है भैया। इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में फिर कोशिका का दोबारा विभाजन होता है। अब की बार जो विभाजन होगा उसमें 2 कोशिकाओं से 4 कोशिका बनेगी भैया। पहले 1 से 2 बनी, अब 2 कोशिका है, 2 से 4 कोशिका बनी। ठीक है, यहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या समान होती है, यानी कि 23 ही होगी भैया। और ये जो नई कोशिका बनी है, इन नई कोशिकाओं को कहा जाता है संतति कोशिका। मैं पहले भी आपको पढ़ा करके आ चुका हूँ, पिछली 4 क्लासों में हर रोज मैं आपको शुरुआत में यही चीजें बताता हुआ आ रहा हूँ। क्यों बताता हूँ रोज, ताकि आप समझ सको कि मैं आपको क्या पढ़ाना चाह रहा हूँ। और बार बार पढ़ाने से क्या होता है, चीजें आपको याद होगी भैया, क्योंकि मैं बार बार पढ़ाऊंगा, आप बार बार पढ़ोगे तो चीजें तो अपना आप याद होगी। अगर किसी का नाम अगर आप आपके दिमाग में या फिर बोल करके 4 बार बोल देते हो, और फिर दोबारा अगर आपसे 10 दिन के बाद में उस नाम के बारे में पूछा जाए तो आसानी से आप उस नाम को बता सकते हो, क्योंकि आपने 4 बार बोला है उस नाम को। ये 4 बार आप अपनी कॉपी में किसी चीज़ को लिख देते हो, तो उसके 2 दिन बाद में अगर आपसे पूछी जाए वो चीज़ आपने क्या लिखी थी तो आपको पता रहता है। एक सिंपल सा बेस्ट सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि मम्मी आप बाजार से एक लिस्ट बना देती है कि बेटा ये सामान लेके आना है और लिस्ट बना के ले जा। तो अगर आप लिस्ट बनाते हो ना तो वो चीज़ें आपको 3-3, 4-4 दिन तक याद रहती है। लेकिन नॉर्मली मम्मी ने बोल दिया कि भाई ये सामान लेके आना है, तो वो चीज़ें आप हो सकता है कि बहुत जल्दी भूल जाओ। लिखने से क्या होता है, प्रैक्टिस आती है, आपके माइंड में वो चीज़ें 2-3 बार आ जाती है भैया, जिससे वो चीज़ें आपको याद रहती है।
इसलिए लिखना ज़रूरी है और इन चीज़ों के बारे में बोलना समझना अति आवश्यक है। अब यहाँ पर जो नई कोशिका बनी है, ये कोशिका बनती है भैया मियोसिस फर्स्ट के कारण, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन के कारण, अर्धसूत्री सेकंड विभाजन के कारण। इसमें भी हम दो चीज पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं कैरियोकाइनेसिस जिसमें केंद्रक का विभाजन होता है, केंद्रक द्रव का, लेकिन यहाँ पर कैरियोकाइनेसिस कैसा है, सेकंड है। इसकी 4 अवस्था होती है भैया, कौन कौन सी होती है, एक होती है प्रोफेज सेकंड, एक होती है मेटाफेज सेकंड, एक होती है एनाफेज सेकंड और एक होती है टीलोफेज सेकंड। ठीक है, और कैरियोकाइनेसिस सेकंड के बाद में साइटोकाइनेसिस। इसमें कोशिका द्रव का विभाजन होता है। 4 बार बता के आया हूं, इस वजह से मैंने कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस के बारे में हिंदी में नहीं लिखा है। कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है कोशिका द्रव्य का विभाजन और साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है, कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है केंद्रक द्रव का विभाजन और साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है कोशिका द्रव्य विभाजन। तब जाकर के भैया आपका ये अर्धसूत्री जो कोशिका विभाजन होता है वो कुछ इन स्टेप में पूर्ण होता है। दोबारा से बता देता हूं, कोई मात्र कोशिका होती है, वो सबसे पहले तैयारी करेगी विभाजन की। जिस अवस्था में वो तैयारी करती है उस अवस्था को कहा जाता है इंटरफेज या अंतरावस्था। 1 मिनट रुकना। उस अवस्था को क्या कहा जाता है, इंटरफेज या अंतरावस्था। G1, S और G2 ये 3 अवस्था आती है इसमें, जिसके बारे में मैं आपको कोशिका चक्कर में पढ़ा करके आ चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर तैयारी हो गई, यानी कि वृद्धि होती है इसमें कोशिका की, उसके बाद में विभाजन होता है। जो पहला विभाजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन जो होता है ना, वो 2 स्टेप में पूर्ण होता है, एक अर्धसूत्री प्रथम और एक अर्धसूत्री सेकंड। समसूत्री विभाजन में मैंने आपको बताया था कि केंद्रक द्रव का जो विभाजन होता है उसे कैरियोकाइनेसिस कहा जाता है, कोशिका द्रव का जो विभाजन होता है उसे साइटोकाइनेसिस कहा जाता है। बहुत अच्छे से मैंने आपको समसूत्री विभाजन पढ़ाया है, पिछली क्लास से जाकर के देखोगे तो सब चीजें आपको समझ में आएगी। अर्धसूत्री जो प्रथम विभाजन है, इसमें सबसे पहले केंद्रक द्रव का विभाजन होगा, जिसे आप कैरियोकाइनेसिस कहते हो, कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट या केंद्रक द्रव विभाजन प्रथम। इसकी 4 अवस्था होती है। प्रोफेज, प्रोफेज को भी 5 उप अवस्थाओं में बांटा गया है। तो पहले लेप्टोटीन होगा, फिर जाइगोटीन, फिर पैकेटीन, फिर डिप्लोटीन, फिर डाइकाइनेसिस। उसके बाद मेटाफेज फर्स्ट स्टार्ट होगा, फिर एनाफेज फर्स्ट होगा, फिर टेलोफेज फर्स्ट होगा। जब ये कैरियोकाइनेसिस पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा उसके बाद में साइटोकाइनेसिस होगा, यानी कि कोशिका द्रव का विभाजन होगा। ठीक है, जिसके तहत एक कोशिका से यहाँ पर 2 कोशिका बन जाती है। उसके बाद में फिर इंटरफेज, फिर तैयारी अवस्था आ जाएगी, क्योंकि दोबारा भी तो विभाजन करना है और दोबारा विभाजन होगा तो तैयारी प्रावस्था आएगी, यानी कि वृद्धि प्रावस्था आएगी, जिसे हम इंटरफेज या अंतरावस्था कहते हैं। यहाँ पर इसको नाम दिया गया है इंटरकाइनेसिस। अब ये इंटरकाइनेसिस क्या है, तो अर्धसूत्री प्रथम विभाजन और अर्धसूत्री सेकंड विभाजन के बीच की जो प्रोसेस होती है उसे कहा जाता है इंटरकाइनेसिस। इसमें क्या होता है, इसमें याद रखना, इसकी जो एस अवस्था होती है, इसमें भी G1, S और G2 तीनों प्रोसेस होते हैं, लेकिन इसकी एस जो प्रावस्था होती है उसमें डीएनए का संश्लेषण भी कह सकते हो, या डीएनए का प्रतिकृतियां नहीं होता है, इतना आपको याद रखना है, और तारकाएं डबल हो जाते हैं। ये चीजें मैं आपको पहले पढ़ा करके आ चुका पिछली क्लासों में। अर्धसूत्री जो सेकंड विभाजन है, देखो मियोसिस फर्स्ट में आपको पहले पढ़ा करके आ चुका है, ये कंप्लीट है हमारा। पिछली 2 क्लासों में मैंने आपको अर्धसूत्री प्रथम विभाजन पढ़ाया है, जिसमें जस्ट लास्ट वाली क्लास में मैंने आपको ये 3 चीजें पढ़ाई है, ये वाले साइटोकाइनेसिस फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टेलोफेज फर्स्ट और साइटोकाइनेसिस फर्स्ट। उससे पहले वाले क्लास में मैंने आपको प्रोफेज फर्स्ट पढ़ाया था, जिसमें 5 उप अवस्था पढ़ाई थी, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। आज मैं आपको अर्धसूत्री सेकंड विभाजन बताने वाला हूँ, जिसमें हम कैरियोकाइनेसिस सेकंड यानी कि प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड, टेलोफेज सेकंड और साइटोकाइनेसिस सेकंड के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आज की क्लास में आपके चैप्टर पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगा। मानता हूं आपने मुझे 10-15 मिनट दी है, जिसको मैं हर रोज आपको पढ़ाता हूं। आप बोर भी हो चुके होंगे इन्हीं चीजों से, लेकिन मैं आपसे फिर कहता हूं भैया, अगर आपको ये चीज क्लियर हो गई जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, तो कोशिका विभाजन की सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। क्योंकि लगभग कोशिका विभाजन वाले चैप्टर से लगभग 20 से 30% क्वेश्चन इसी चीज से पूछे जाते हैं, क्योंकि इस चीज में वो भी चीज भी दी गई है जो मैं आपको समसूत्री विभाजन में बताता हूं, और वो चीज भी दी गई है जिसे हम अर्धसूत्री विभाजन में भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब स्टार्ट करें। अब देखो, मेरी बात को ध्यान से समझना, ये जो अर्धसूत्री सेकंड विभाजन होता है ना, ये बिल्कुल समसूत्री विभाजन के समान होता है।
समसूत्री विभाजन के समान होता है। बिल्कुल सेम है भैया, ये समसूत्री विभाजन के क्या होता है, समान होता है। बोलो, अर्धसूत्री जो सेकंड विभाजन होता है ये समसूत्री विभाजन के समान होता है, बिल्कुल सेम। क्योंकि आप सभी को पता है समसूत्री विभाजन ऐसा विभाजन होता है जिसमें मात्र कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या के बराबर होती है। सेम वैसे ही अर्धसूत्री सेकंड विभाजन में अगर आपने देखा तो अर्धसूत्री सेकंड विभाजन के लिए भैया ये मात्र कोशिका है ये, जिसमें 23 गुणसूत्र है। लेकिन जब इस ये विभाजन कंप्लीट हुआ अर्धसूत्री सेकंड विभाजन, तो हमने देखा कि यहाँ पर भी भैया गुणसूत्रों की संख्या समान है। तो अर्धसूत्री सेकंड विभाजन के लिए मात्र कोशिका तो ये हो गई भैया, और पुत्री कोशिका ये हो गई। तो देख सकते हो गुणसूत्रों की संख्या समान है, मैं आपको पहले भी बता करके आ चुका। इसमें प्रोफेज में, मेटाफेज में, एनाफेज में, टेलोफेज में वही चीजें होगी जो भैया समसूत्री विभाजन में हुई है। मैं डायग्राम की सहायता से आपको समझा देता हूँ। कुछ चीजें जो आपको नोट करनी है वो आप नोट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा आपको जोर नहीं देना है, क्योंकि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भैया अर्धसूत्री प्रथम विभाजन से पूछे जाते हैं, जिसके बारे में मैं आपको एक एक चीज नोट करवा के आया हूँ भैया पिछली क्लासों में। सेम वही चीजें हैं जो समसूत्री विभाजन में हम पढ़ते हैं, वही हम अर्धसूत्री सेकंड विभाजन में पढ़ेंगे। अगर मैं आपको डायग्राम की सहायता से समझाने की कोशिश करूं, तो अगर आपने समसूत्री विभाजन पढ़ा है थोड़ा बहुत भी, तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी भैया, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं हूं ना, जैसे इसको 4 बार पढ़ा है उसको भी 4 बार बता दूंगा, तो वो तो ऐसे ही याद हो जाएगा आपको, ठीक है। तो अब हम क्या बचा है, हमारा अर्धसूत्री सेकंड विभाजन बचा है भैया, तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि समसूत्री विभाजन की खोज किसने की थी, अर्धसूत्री विभाजन की खोज किसने की थी, और असूत्री विभाजन की खोज किसने की थी। बताओ कमेंट बॉक्स में। मिटा दो इसको, ठीक है, बताओ। और बताओ भैया, देखो टाइम लगेगा। मैं ये चाहता हूं कि जो भी चीज पढ़ाऊं आपको, चाहे समय लग जाए, आपको कंप्लीट आनी चाहिए भैया। मैं भी चाहता तो प्रत्येक चैप्टर की एक पीडीएफ बनाता, और पीडीएफ में 100 से 150 क्वेश्चन लेकर के आपको करवा देता भैया। लेकिन फायदा क्या, तोते की तरह रटाने से। आपके एग्जाम में अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप उस क्वेश्चन का आंसर कैसे कर पाओगे भैया। और जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक आप उन क्वेश्चनों का आंसर नहीं कर सकते। तो बेहतर है कॉन्सेप्ट सीखो, है कि नहीं है। व्यू है, आते रहेंगे, कोई बात नहीं है। मैं मानता हूँ मेरे प्रत्येक वीडियो पर व्यू कम आते हैं। कोई यूट्यूब सर्च में चली जाती है, उस वीडियो पर व्यू ठीक ठाक आ जाते हैं, उस पर भी नहीं आते इतने, तो ज़्यादा नहीं, 30, 40, 50, 100 तो काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, बहुत कम व्यू आते हैं। लेकिन हमारा जो कंटेंट है वो किसी से कम नहीं है। व्यू आए तो ठीक है, नहीं आए तो ठीक है, मानता हूँ मेरा रोजी रोटी है, पर करे क्या। अगर आप लोगों का प्यार रहा तो एक दिन ये व्यू भी आएंगे। हमारी मेहनत जारी है, आपको भी करनी चाहिए। देखो भैया, मियोसिस सेकंड यानी कि अर्धसूत्री सेकंड विभाजन, ठीक है। अर्धसूत्री सेकंड विभाजन। अब मैं डायग्राम बना देता हूं। तो इसमें मैंने बताया कि आपको कि समसूत्री विभाजन के समान है। आपके नोट्स उठाओ और समसूत्री विभाजन खोलो भैया, खोल लो, जिसमें फायदा है, नहीं तो फिर आपको समझ में कम आएगा। ये बिल्कुल एज इट इज समसूत्री विभाजन के समान है, अर्धसूत्री सेकंड विभाजन, ठीक है। तो इसमें प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड, थोड़ा लंबा बना दिया, 1 मिनट रुको और पास में करता हूं। एनाफेज सेकंड,
टीलोफेज सेकंड और साइटोकाइनेसिस सेकंड। इतना तो पता है। ये चारों क्या है? ये चारों है भैया कैरियोकाइनेसिस। सेकंड की अवस्था 4 कौन कौन सी है? तो प्रोफेज सेकंड है, मेटाफेज सेकंड है, एनाफेज सेकंड है, टीलोफेज सेकंड है। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है? कोशिका द्रव्य विभाजन होता है। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर लेना हो तो आपको मैं मिटा देता हूँ। स्लाइड चेंज कर दो भैया। देखो भैया, यहाँ तक बात क्लियर है? किसी भाई को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान से समझना, अगर आप समसूत्री विभाजन उठा करके देखते हो, सबसे पहले तो याद रखना, हमने अर्धसूत्री प्रथम विभाजन में देखा कि 1 से 2 कोशिकाओं का निर्माण हुआ है। कितनी कोशिकाओं का? 2 कोशिकाओं। तो यहाँ पर 2 कोशिका चलेगी भैया, ठीक है। समसूत्री विभाजन में हमने 1 कोशिका बनाई थी, लेकिन यहाँ पे मैं आपको 2 कोशिका बताने वाला हूँ। लेकिन दोनों कोशिकाओं में सेम चीजें होगी, जो समसूत्री विभाजन में हो रही थी वो चीजें होगी भैया, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब ध्यान से समझना मेरी बातों को, तभी आपको चीजें समझ में आएगी भैया। देखो, प्रोफेज फर्स्ट में क्या हो रहा था? तो सबसे पहले समसूत्री विभाजन में अगर आप प्रोफेज देखते हो तो उसमें मैंने कुछ चीजें लिखाई थी आपको, जैसे कि केंद्रक झिल्ली जो है वो विलुप्त हो जाती है, केंद्रिका विलुप्त हो जाती है, तारकाई जो है वो ध्रुवों की ओर गति कर रहे होते हैं, और क्रोमेटिन संगठित होकर के गुणसूत्रों का निर्माण कर रहे हैं। ये मुख्य लाइनें थी भैया प्रोफेज की। तो यहाँ पर भी जो अर्धसूत्री सेकंड विभाजन है उसमें भी भैया सेम यही लाइन काम आएगी। सबसे पहले 2 कोशिका है, एक ये कोशिका और एक ये कोशिका। तारकाय जो है वो ध्रुवों की ओर गति कर रहे हैं, इसमें भी और इसमें भी, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? यहां पर मैं गुणसूत्र बना देता हूं भैया। और ये गुणसूत्र जो है वो सुसंगठित होकर के क्रोमेटिन जो है वो सुसंगठित होकर के यहाँ पर गुणसूत्रों का निर्माण कर लेते हैं, सेम वही। लेकिन आपको पता होगा ये जो हम आए हैं ये अर्धसूत्री प्रथम विभाजन से आए हैं। तो अर्धसूत्री प्रथम विभाजन में आपने देखा होगा यहाँ पर जिनका आदान प्रदान हुआ था इस जगह पर, तो यहाँ पर निशान थे काइजमेटा के भैया, काइजमेटा का अंत हो रहा था ना इस जगह पर। तो यहाँ पर जब गुणसूत्र लास्ट में अगर आप देखते हो अर्धसूत्री प्रथम विभाजन की जो कैरियोकाइनेसिस की लास्ट वाली अवस्था है, कौन सी? टीलोफेज फर्स्ट वाली जो अवस्था है, उसमें आप देखते हो तो काइजमेटा का अंत हो रहा था। काइजमेटा का क्या हो रहा था? अंत हो रहा था। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आप इन्हें दर्शा सकते हो, इन गुणसूत्रों की यहाँ पर एक को ऐसे आप अंडरलाइन कर सकते हो, आप ऐसे दर्शा सकते हो, ठीक है। तो प्रोफेज सेकंड में हमने क्या क्या देखा? केंद्रक झिल्ली मैंने बिल्कुल भी नहीं बनाई, क्योंकि प्रोफेज फर्स्ट में आप सभी को पता है केंद्रक झिल्ली जो होती है वो विलुप्त हो जाती है। केंद्रिका भी मैंने नहीं बनाई, क्योंकि केंद्रिका भी क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। तारकाएं दोनों में ध्रुवों की ओर जा रहे हैं, और यहाँ पर क्रोमेटिन संगठित होकर के वापस गुणसूत्रों का निर्माण कर रहे हैं। तो भैया मैंने यहाँ पर गुणसूत्र बना दिए। बोलो, ये मुख्य लाइनें हैं भैया किसकी? प्रोफेज सेकंड की। मेटाफेज सेकंड देखिए भैया, इसमें क्या होता है? ध्यान से समझ लेना मेरी बातों को। तारकाएं जो है वो ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं, एस्ट्रे का निर्माण हो चुका है। एस्ट्रे के बारे में मैंने आपको बताया था, माइक्रोट्यूब्यूलिन प्रोटीन होती है जो इस एस्ट्रे का निर्माण करती है भैया। तो तारकाएं ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं, एस्ट्रे का निर्माण इसमें हो जाता है कि नहीं है। गुणसूत्र जो है भैया वो कहाँ जाते हैं? मध्य पट्टिका पर आ जाते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है? काइनेटोकोर होता है। तो इस काइनेटोकोर से यहाँ पर तर्कुतंतुओं का निर्माण भी हो जाता है। ये क्या है? ये तर्कुतंतु है भैया। बोलो, गुणसूत्र मध्य पट्टिका पर आ चुके हैं मेटाफेज सेकंड में। जो जो लाइनें भैया आपको यूज लेनी है ना, समसूत्री विभाजन में ली थी, बस वही चीजें आपको यहां दर्शानी है, वही चीजें आपको यहां पे दर्शानी है भैया। बीच में सेंट्रोमियर होता है, इसके पास में ये काइनेटोकोर होता है जिससे तर्कुतंतु जुड़े हुए होते हैं, जिससे तर्कुतंतु जुड़े हुए होते हैं,
ये तर्कतंतु है भैया। समसूत्री विभाजन जो पढ़ाया था उसके नोट्स खोल के देखिए, जो मैं लाइनें बोल रहा हूँ क्या वो लाइनें हैं क्या। मेटाफेज सेकंड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर तर्कतंतु जो होता है वो तारक काय और जो काइनेटोकोर होता है उसके मध्य होता है। गुणसूत्र मध्य पट्टिका पर आ जाते हैं। देखो यहाँ पर तारक काय जो होता है वो ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं। ये मेटाफेज सेकंड की मुख्य लाइनें हैं भैया। वहां पर भी अगर आप समसूत्री विभाजन में देखोगे तो मेटाफेज में भी मैंने यही चीज लिखवाई है। वहां पर मेटाफेज, ईयरली मेटाफेज और लेट मेटाफेज पढ़ाया था, लेकिन अगर आप कॉमन निष्कर्ष निकालते हो तो आपको यही चीज देखने को मिलेगी कि तारक काय ध्रुवों पर पहुंच गए हैं। तारक काय जो है वो ध्रुवों पर पहुंच गए हैं, गुणसूत्र मध्य पट्टिका पर आ जाते हैं। और यहाँ पर जो तर्कतंतु है, तर्कतंतु का निर्माण होता है किस किसके बीच में, तारक काय और काइनेटोकोर के बीच में। ये मैं आपको पढ़ा चुका। काइनेटोकोर होता क्या है भाई, मैंने आपको बताया था कि जैसे कि ये गुणसूत्र है, ठीक है, बीच में ये होता है सेंट्रोमियर। ये क्या है, सेंट्रोमियर है। और ये क्या है, ये दोनों जो भुजा होती है गुणसूत्र की, इन्हें क्रोमेटिड कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है, क्रोमेटिड कहा जाता है। इस सेंट्रोमियर के दोनों तरफ डिस्क के समान सी कोई संरचना होती है जो प्रोटीन से बनी हुई होती है। इन्हें कहते हैं हम काइनेटोकोर। और ये काइनेटोकोर जो होता है, ये काइनेटोकोर से ही कौन जुड़ा हुआ होता है, तर्कतंतु जुड़ा हुआ होता है भैया। तो तर्कतंतु एक तरफ तो काइनेटोकोर से जुड़ा हुआ होता है, दूसरी तरफ तारक काय से जुड़ा हुआ होता है। मैं आपको पहले ऑलरेडी पढ़ा करके आ चुका। ये उन्हीं लोगों को समझ में आएगा जो हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं। अगर आप हमारे साथ पहले से जुड़े हुए नहीं हैं तो आपको चीजें समझ में नहीं आएगी। मैं आपको पहले से स्पष्ट रूप से बता देता हूँ। जो पहले से हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको मैं आप बता दूं, समसूत्री विभाजन के नोट्स खोल लेना। जो चीजें मैं बोल रहा हूँ वो सेम चीजें मैं आपको ऑलरेडी पहले लिखा करके आ चुका। किस में लिखाया है, समसूत्री विभाजन में। अगर आप लिखना चाहो तो यहाँ भी लिख सकते हो। मैं डायग्राम आपके सामने यहाँ पे बना रहा हूँ। अब देखो, अगर आप अर्धसूत्री प्रथम विभाजन देखते हो, देखो अर्धसूत्री प्रथम विभाजन में जो मेटाफेज था, उस मेटाफेज में दोहरी मध्य पट्टिका का निर्माण हो रहा था, लेकिन यहाँ पर सेम एक ही मध्य पट्टिका का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो दोनों में ये भी फर्क है, आप ऐसे भी अनुमान लगा सकते हो। एनाफेज में क्या हो रहा है भैया, अगर आप ध्यान से देखते हो तो ये दो कोशिका है, तारक काय ध्रुवों पर है, इसके दोनों ओर एस्टर है। इन्हें मैं दर्शा देता हूं। तारक काय जो होते हैं, इस तारक काय के चारों ओर एस्टर होती है। ठीक है, इसमें अगर आप ध्यान से देखते हो तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सेंट्रोमियर का विभाजन होता है। इस एनाफेज में क्या होता है, सेंट्रोमियर का विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन जब आप देखते हो तो समसूत्री विभाजन में भैया मैंने आपको स्पष्ट रूप से बताया था कि एनाफेज में क्या होता है, सेंट्रोमियर का विभाजन होता है। लेकिन आप अर्धसूत्री प्रथम विभाजन देखते हो तो वहां पर दोहरे मध्य पट्टिका से भैया गुणसूत्र ध्रुवों की ओर चले जाते हैं, क्योंकि वहां पर दोहरी मध्य पट्टिका थी। वहां पर सेंट्रोमियर का विभाजन नहीं होता है अर्धसूत्री प्रथम विभाजन में, लेकिन अर्धसूत्री सेकंड विभाजन समसूत्री विभाजन के समान है, तो यहाँ पर सेंट्रोमियर का क्या होगा, विभाजन होगा। ठीक है, तो मैं सेंट्रोमियर का विभाजन कर देता हूँ। देखो सेंट्रोमियर ये रहा आपका, तो यहाँ पे मैं विभाजन कर देता हूँ तो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा गुणसूत्र। तर्कतंतु इसमें छोटे हो जाते हैं और यहाँ पर क्या हो जाता है, सेंट्रोमियर का विभाजन हो जाता है। आपको यही डायग्राम देखने को मिलेगा। ठीक है भाई, यही चीजें आपको देखने को मिलेगी। बोलो, यही चीजें आपको देखने को मिलेगी। तो एनाफेज सेकंड में क्या होता है, सेंट्रोमियर का विभाजन हो जाता है भैया। तर्कतंतु छोटे हो जाते हैं क्योंकि सेंट्रोमियर का जैसे ही विभाजन होगा तो मध्य पट्टिका से जो गुणसूत्र है वो गुणसूत्र डबल हो जाते हैं। यहाँ पे देखो गुणसूत्र डबल हो गए, एक ऊपर गया एक नीचे आ गया। समसूत्री विभाजन में भी मैंने आपको यही चीज बताई है, एनाफेज सेकंड में भी आपको यही चीज देखने को मिलेगी, है कि नहीं है। तर्कतंतु अगर आप अर्धसूत्री प्रथम विभाजन की एनाफेज फर्स्ट अवस्था देखते हो तो वहां भी यही सिस्टम है।
वहां पर भी भैया, वहां पर क्या होता है, वहां पर सेंट्रोमियर का विभाजन नहीं होता। गुणसूत्र दोहरी मध्य पट्टिका से ध्रुवों की ओर चले जाते हैं, लेकिन वहां पर तर्कतंतु छोटे होते हैं, यहाँ पर भी तर्कतंतु छोटे हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सेंट्रोमियर का विभाजन हो रहा है। देखो ये चीजें आपको तभी समझ में आएगी जब समसूत्री विभाजन के जब आपको समसूत्री विभाजन के बारे में पता हो और अर्धसूत्री विभाजन के बारे में पता हो, क्योंकि मुझे पता है, इस वजह से मैं आपके सामने आसानी से यहाँ पर आपको समझाते हुए डायग्राम बना रहा हूँ और एक दूसरे से हम चीज़ों की तुलना कर पा रहे हैं। जब आप समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री प्रथम विभाजन बहुत अच्छे से पढ़ लेते हो तो आप भी तुलना कर सकते हो। ठीक है भाई, तो एनाफेज में सारी चीजें आपको देखनी, क्या क्या देखने हैं आप लोग कि यहाँ पर तर्कतंतु जो है वो छोटे हो जाते हैं, गुणसूत्र डबल हो जाते हैं, है कि नहीं है। सेंट्रोमियर का यहाँ पर विभाजन होता है, सेंट्रोमियर का विभाजन होगा और गुणसूत्र जब ध्रुवों की ओर गति कर रहे होंगे तो याद रखना है, गुणसूत्र बिंदु जो होता है वो तो ध्रुवों की ओर होता है, गुणसूत्र की जो भुजा होती है वो मध्य पट्टिका की ओर होती है। तो ये चीज भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने योग्य है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो एनाफेज सेकंड समझ में आ गया। टेलोफेज सेकंड देखिए, टेलोफेज सेकंड में क्या होगा, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है मैं आपको बता दूं, यहाँ पर केंद्रक झिल्ली वापस आ जाती है, तो एक ऊपर आ जाएगी एक नीचे आ जाएगी। ये तारक काय रहा आपका, ठीक है, एक केंद्रक झिल्ली ऊपर आ जाती है, यहां पे भी बना देता हूं एक तारक काय। ठीक है, इसी तरीके से होगा ना डायग्राम। देखो तो यहां पर क्या होगा, केंद्रक झिल्ली वापस आ गई है। देखो प्रोफेज की जस्ट उल्टी होती है टेलोफेज वाली। तो यहाँ पर प्रोफेज सेकंड में हमने देखा कि केंद्रक झिल्ली बिल्कुल विलुप्त है, केंद्रिका बिल्कुल विलुप्त है, और भी कोशिकांग यहाँ पर विलुप्त होते हैं, लेकिन टेलोफेज में वापस क्या होता है, वापस याद रखना केंद्रक झिल्ली वापस आ जाती है। ये केंद्रक झिल्ली है भैया, है कि नहीं है, केंद्रक झिल्ली, और केंद्रिका भी वापस आ जाती है भैया। ठीक है, और इसमें क्या होता है, जो गुणसूत्र होते हैं वो असंगठित होकर के भैया क्रोमेटिन के रूप में आ जाते हैं। तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगे भैया यहाँ पर। ठीक है, ठीक है भाई, बोलो। अगर आप ध्यान से देखते हो तो भैया यहां पर केंद्रक का विभाजन हो चुका है, यहां पर केंद्रक का विभाजन हो चुका है, क्योंकि कैरियोकाइनेसिस में हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं केंद्रक द्रव्य विभाजन के बारे में, यानी कि केंद्रक विभाजन के बारे में, किसमें, कैरियोकाइनेसिस सेकंड में। तो यहाँ पर देखो एक केंद्रक था शुरुआत में, यहाँ पर दो केंद्रक बन चुके हैं, बीच में क्रोमेटिन आपको दिखाई दे रहा है, केंद्रिका आपको दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर दो केंद्रक बन चुके हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, अब होगा साइटोकाइनेसिस। और साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, एक कोशिका से, यानी कि कोशिका द्रव का विभाजन होता है, एक कोशिका से नहीं भैया, यहाँ पर कोशिका द्रव का विभाजन होता है। तो देखो आगे, एक कोशिका ये बन जाएगी, एक कोशिका ये बन जाएगी, इस तरीके से। ये केंद्रक बना दो भैया, इन सब में केंद्रक झिल्ली है, केंद्रिका बना दो, ठीक है, और यहाँ पर गुणसूत्र बना दो, यानी कि क्रोमेटिन बना दीजिए। तो ये दो कोशिका हो गई भैया, भाई दो, ये चार कोशिका हो गई, 1 2 3 4। ये शुरुआत में दो कोशिका थी अर्धसूत्री सेकंड विभाजन में, है कि नहीं है। तो दो से कितनी कोशिका बन गई, 4 कोशिका बन गई। तो कुछ इस तरीके से भैया अर्धसूत्री सेकंड विभाजन होता है। अगर आपने ध्यान से सुना हो तो ये सारी चीजें आपको समझ में आएगी, लेकिन ये चीजें आपको तभी समझ में आएगी जब आप इन चीजों के बारे में पढ़ोगे, वैसे समझ में नहीं आएगी भैया, सीधी सी बात ये है। अब थ्योरी तो क्या लिखनी है, जो समसूत्री विभाजन में आपको पहले लिखा करके आ चुका हूँ वही चीजें मैंने यहाँ पे आपको बोल के बताई है। बस फर्क कितना है, वहां पर मैंने एक कोशिका के बारे में बताया था, यहाँ पर दो कोशिका चालू है भैया, है कि नहीं। दोबारा से एक बार फिर से रिवीजन करवाता हूँ, ध्यान से समझना। आज पता नहीं गर्दन में दर्द है सुबह से ही बहुत तेज, और कल वीडियो इसलिए नहीं आ पाई थी क्योंकि यहाँ पर हमारे वाईफाई का जो तार लाइनें आती है ना, वो हमारे पास में
लगभग 2-3 किलोमीटर दूर, कम से कम नहीं तो 200 मीटर के आसपास भैया वायर टूट गया था, तो उसके कनेक्शन में टाइम लगा था। तो वैसे अभी जब मैं वीडियो शूट नहीं कर रहा था, उससे पहले भी कनेक्शन कट था, हो सकता है, क्योंकि अभी मैंने बीच में फ़ोन चलाया था तो वहाँ पर वाईफाई चालू था। अब हो सकता है अगर ये चालू हो गया होगा तो आज आपको क्लास मिल जाएगी, नहीं तो फिर भैया सुबह तक मिलेगी। ठीक है, ध्यान से समझना, मैं आपका फिर दोबारा से रिवीजन करवाता हूँ। मैंने आपसे क्या कहा कि अर्धसूत्री जो सेकंड विभाजन है वो बिल्कुल समसूत्री विभाजन के समान है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया है कि निम्न में से कौन सा विभाजन समसूत्री विभाजन के समान है, तो अर्धसूत्री सेकंड विभाजन बिल्कुल समसूत्री विभाजन के समान है। जो चीजें समसूत्री विभाजन में होती है वही अर्धसूत्री सेकंड विभाजन में होती है। प्रोफेज सेकंड के बारे में बात करें तो समसूत्री विभाजन के नोट्स खोल लेना और ध्यान से समझ लेना। जो 3-4 लाइनें मुख्य बोल रहा हूँ वही लाइनें आपको देखने को मिलेगी। केंद्रक झिल्ली विलुप्त हो जाती है, केंद्रिका विलुप्त हो जाती है, कोशिकांग विलुप्त हो जाते हैं, तारकाएं ध्रुवों की ओर गति कर रहे होते हैं और क्रोमेटिन संगठित होकर के गुणसूत्रों का निर्माण कर रहे होते हैं। गुणसूत्रों का निर्माण हो चुका है। मेटाफेज में देखिए, तारकाएं ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं। मेटाफेज सेकंड में जो लाइनें लिखी हुई है वही लाइनें आपको देखने को मिलेगी। गुणसूत्र है वो मध्य पट्टिका पर आ जाते हैं। तारकाएं का निर्माण हो चुका है, तारकाएं ध्रुवों पर आ गए हैं और जो गुणसूत्र है वो मध्य पट्टिका पर आ जाते हैं। तर्कुतंतु जो है वो काइनेटोकोर और तारकाएं के बीच में आ जाते हैं। ये मुख्य रूप से ये लाइन है मेटाफेज सेकंड में। ठीक है, एनाफेज में आपको क्या देखने को मिलता है, सेंट्रोमियर का विभाजन हो जाता है। तो सेंट्रोमियर का विभाजन होगा तो गुणसूत्र डबल हो जाएंगे भैया, देख सकते हो आप, गुणसूत्र डबल हो गए। तर्कुतंतु जो है वो छोटा हो जाता है और तर्कुतंतु जो होता है वो छोटा हो जाता है, तो गुणसूत्र ध्रुवों की ओर गति कर रहे होते हैं और ये गुणसूत्रों को ध्रुवों की ओर कौन लेकर के जाता है, ये तर्कुतंतु ही लेकर के जाता है। तो जब गति कर रहा होता है, गुणसूत्र ध्रुवों की ओर जा रहा होता है, तो उस समय गुणसूत्र जो बिंदु होता है वो ध्रुवों की ओर होता है, गुणसूत्र की जो भुजा होती है वो मध्य पट्टिका की ओर होती है। देख सकते हो आप, ये गुणसूत्र बिंदु है, ये भुजा है, तो भुजा मध्य पट्टिका की ओर है और गुणसूत्र बिंदु ध्रुवों की ओर होता है। ठीक है, टेलोफेज में क्या होता है, वापस केंद्रक झिल्ली आ जाती है, केंद्रिका वापस आ जाती है, गुणसूत्र जो असंगठित होकर के वापस क्रोमेटिन के रूप में चले जाते हैं। साइटोकाइनेसिस में कोशिका द्रव का विभाजन होता है, यहाँ से बीच में से विभाजन हो जाएगा भैया और कोशिका 2 भागों में बट जाएगी। तो 2 केंद्रक आपको दिखाई दे रहे हैं, केंद्रक चले गए अलग अलग और यहाँ पर कोशिका का द्रव का विभाजन हो गया है। तो कुछ ये चीजें हैं भैया अर्धसूत्री सेकंड विभाजन में, आपको ये चीजें याद रखनी है। बोलो, चीजें क्लियर है, किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए भैया। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपका अर्धसूत्री विभाजन कंप्लीट हो चुका है और ये चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यहीं से ही पूछे जाते हैं। असूत्री विभाजन के बारे में आपको कुछ याद नहीं रखना है, बस इतना याद रखना है कि ये जो निम्न स्तर के जीव होते हैं उनमें भैया ये कोशिका असूत्री विभाजन होता है। निम्न वर्ग के जो जीव होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह, इन बैक्टीरिया वगैरह में भैया असूत्री विभाजन होता है। पहले पॉइंट तो आपको ये याद रखना है। तो बैक्टीरिया में कौन सा विभाजन होता है, असूत्री विभाजन होता है। दूसरा आपको क्या याद रखना है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जो क्लोरोप्लास्ट होता है, हरित लवक, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये अपनी संख्या में जो वृद्धि करते हैं ना वो असूत्री विभाजन की सहायता से ही करते हैं। ठीक है, असूत्री विभाजन की सहायता से ही करते हैं। बस यही चीजें आपको याद रखनी है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि जब भी असूत्री विभाजन होगा तो यहाँ पर केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका विलुप्त नहीं होगी। हमने देखा कि समसूत्री विभाजन में और असूत्री विभाजन में दोनों में केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका विलुप्त हो रही थी, लेकिन यहाँ पर असूत्री विभाजन में केंद्रक झिल्ली विलुप्त नहीं होगी। बस यही चीज आपको याद रखनी है, इससे ज्यादा कुछ याद नहीं रखना। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मनुष्य में कौन कौन सा विभाजन होता है, तो समसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, लेकिन असूत्री विभाजन नहीं होता, क्योंकि असूत्री जो विभाजन होता है वो निम्न स्तर के जीवों में होता है। बस ये चीजें याद रखनी, इससे ज्यादा कुछ याद नहीं रखना। ठीक है भाई, आज ये चैप्टर समाप्त हो चुका है। मैंने आपको पीडीएफ पहले ही ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो रेलवे वाले बच्चों के लिए मैं बता दूं, जन शताब्दी एक्सप्रेस बैच की प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना भैया। प्लेलिस्ट में जाओगे आप इस चैनल के तो आपको जन शताब्दी एक्सप्रेस बैच मिल जाएगा। उस बैच में 2016 से लेकर के 2023 तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं रेलवे ग्रुप डी में, एनटीपीसी में, एलपी टेक्नीशियन में, आरआरबी जेई में, आरपीएफ में, वो सभी क्वेश्चन मैंने बायोलॉजी के आपको चैप्टर वाइज करवा रखे हैं। जा करके देखिए, कॉन्सेप्ट भी है, क्वेश्चन भी है, मजा आ जाएगा।
और अगर आपको सारी वीडियो नहीं देखनी है तो जिस जिस चैप्टर में आपको प्रॉब्लम हो वो जाकर आप देख सकते हो। ठीक है भाई, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम। कल हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, आपको बता देंगे कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि एक बार मैं आपको जितने भी सारे चैप्टर उन सारे चैप्टरों की PDF का रिविजन करवा दूँ। ठीक है, तो हो सकता है कि मैं आपको उनकी PDF का रिविजन करवा दूँ भैया। ठीक है, ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, बाय बाय, स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, ओके।